हेलो एवरीवन। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी पे आज एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। कल कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं एंड रिजल्ट के बाद आप देखोगे तो काफी लोगों को एक तरीके से शॉक लगा है कंपनी के नंबर्स देख के, क्योंकि जो कंपनी पहले 90%, 100%, 120% पे ग्रो करती थी, मतलब ट्रिपल डिजिट में जिनके ग्रोथ नंबर्स होते थे, कल कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो सिर्फ 2% का आया है। तो ऐसा क्या हुआ है बिजनेस के अंदर, क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, फिर इनका कल कॉन कॉल भी हुआ है, तो मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही है, आगे का उन्होंने कैसा आउटलुक दिया है। स्टॉक आप देखोगे तो मार्केट पहले ही पनिश कर चुका था इसके स्टॉक को। पहले ये ट्रेड करता था 18-19,000 के लेवल्स पे, अभी 10,000 तक आ गया है, मतलब लगभग 50% का करेक्शन हो चुका है स्टॉक में। वैल्यूएशन वाइज भी आप देखोगे तो पहले इनका पी होता था 120, 130, अभी 44, 45 का पी है, तो वैल्यूएशन डी रेटिंग भी हो चुकी है। लेकिन यहां से आगे का कैसा आउटलुक लग रहा है, मैनेजमेंट ने क्या आगे की कमेंट्री दी है, ये सारी चीजों को लेकर के आज डिस्कशन करेंगे। तो डिक्सन की अगर हम बात करें तो बिजनेस मॉडल तो हमको पता ही है, ईएमएस स्पेस के अंदर कंपनी ऑपरेट करती है। लेकिन ये ईएमएस इंडस्ट्री में ना वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल आप डिक्सन टेक्नोलॉजी का बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ ग्रोथ नहीं, मतलब लास्ट 3-4 ईयर्स में ग्रोथ तो इन्होंने अच्छी दिखाई है, 80, 90, 70% के आसपास की। लेकिन इसके साथ में और जो आपके मेट्रिक्स है ना, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो शेयर होल्डर के लिए रियल वैल्यू इन्होंने क्रिएट करी है। आप अगर इनका रिटर्न रेशियो देखोगे, आरओई का नंबर, आरओसी का नंबर ईयर आफ्टर ईयर बहुत हाई है, 30, 40, 50% का कंसिस्टेंटली इन्होंने आरओई, आरओसी का नंबर रिपोर्ट करा है। फिर अगर आप इनका वर्किंग कैपिटल देखोगे तो जैसे बाकी ईएमएस कंपनीज में हम देखते हैं कि 150, 200 डेज का वर्किंग कैपिटल है, इनका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल B2B बिजनेस के अंदर। प्लस कैश फ्लो, जहां पे हम बाकी बिजनेसेस में देखते हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ही नहीं, नेगेटिव है, इस कंपनी ने ईयर आफ्टर ईयर अगर आप देखोगे तो फ्री कैश फ्लो भी जनरेट किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे बिजनेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है लास्ट 3-4-5 ईयर्स के अंदर, एंड उसी की वजह से मार्केट इसको उस तरीके का वैल्यूएशन भी देता था। बट अभी एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम चल रहा है बिजनेस में, तो सबसे पहले तो इनके Q3 के नंबर्स देखते हैं कि नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट कैसे करें। तो रेवेन्यू अगर हम देखें कंपनी का 2% की ग्रोथ है कंपनी का, वाई वाई सिर्फ 2% की ग्रोथ आई है। फिर EBITDA, प्रॉफिट का ये सारे नंबर्स भी देखोगे तो वाई वाई बिल्कुल फ्लैट रहा है कंपनी का। अब क्या रीजन है, क्यों इतना स्लो ग्रोथ है कंपनी का, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये इनका ये मोबाइल वाला डिवीजन। ये पहले कंपनी का 2-3 साल पहले ना 30-40% रेवेन्यू में टोटल कॉन्ट्रीब्यूट करता था। अब ये मोर देन 90% रेवेन्यू इसी से आता है, इसी बिजनेस से आता है। लेकिन इसका ग्रोथ कितना है, सिर्फ 5% का। तो यानी जो आपका सबसे बड़ा इंजन है ग्रोथ का, वो ही आपका स्लो हो गया, उसी में सिर्फ 5% की ग्रोथ है। पहले के क्वार्टर्स में इसमें 80, 90, 100% की ग्रोथ होती थी। इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है डिक्सन, तो लेकिन इस क्वार्टर में बहुत स्लो ग्रोथ देखने को मिली है इस मेन सेगमेंट से, तो इसीलिए ओवरऑल ग्रोथ पे इंपैक्ट है। बाकी इसके अलावा जो इनका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वाला बिजनेस है, जहां पे ये एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, उसमें भी नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। होम अप्लायंसेज वाले बिजनेस ने ओवरऑल ठीक किया है, 13% के आसपास की ग्रोथ है। बट वही पॉइंट है, मेन इंजन ही आपका इतना स्लो हो गया, तो ओवरऑल ग्रोथ कंपनी का सिर्फ 2% आया Q3 के अंदर। अब पॉइंट है कि इतना मतलब एकदम से इतना स्लो डाउन क्यों आया मोबाइल बिजनेस के अंदर, तो बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं वैसे तो। एक सबसे बड़ा चैलेंज इस कंपनी के लिए चल रहा है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का। तो मोटरोला जो है ना, इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट है, मतलब लगभग 40-45% रेवेन्यू इस कंपनी का उसी एक क्लाइंट से आता है। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। तो 23 मतलब कैलेंडर ईयर 23 में मोटरोला जो है इंडियन मोबाइल मार्केट में इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, लेकिन 23 से 24 में उन्होंने काफी ज्यादा मार्केट शेयर गेन किया। और उस पूरे ड्यूरेशन में ना डिक्सन टेक्नोलॉजी ने उनका वो पूरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, वो सारा ऑपरेशन जो है वो उन्होंने मैनेज किया। तो अब जैसे हर एक ब्रांड करता है कि एक बार आपको स्केल मिल जाता है, आप मार्केट शेयर गेन कर लेते हो, बड़े प्लेयर बन जाते हो, तो आप रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हो कि आपका कंसंट्रेशन एक ही सप्लायर के ऊपर है, तो आप देखते हो कि कल को कोई उस सप्लायर में प्रॉब्लम आ गया तो मैं मार्केट शेयर लूज कर सकता हूं। सेम मोटरोला ने भी किया। मोटरोला ने लास्ट ईयर जो है ना थोड़ा सा सप्लाई अपना शिफ्ट किया था, पहले कार्बन को, मतलब डिक्सन से कार्बन को उन्होंने अपना थोड़ा सा प्रोडक्शन दिया। लेकिन Q1 Q2 आते आते अभी तो लगभग उन्होंने 30-35% जो अपना टोटल प्रोडक्शन है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो इससे हुआ क्या कि डिक्सन का जो 45% रेवेन्यू एक क्लाइंट से आता था, वो 30-35% उन्होंने शिफ्ट कर दिया कार्बन की तरफ। तो उस वजह से इनके ओवरऑल ये मोबाइल वाले सेगमेंट में हमको स्लो डाउन देखने को मिला। एक तो वो रीजन, मतलब एक रीजन वो है। दूसरा, कंपटीशन इंटेंसिटी भी बढ़ गई है इंडस्ट्री के अंदर। मतलब डिक्सन के अलावा आप देखोगे कार्बन तो है ही, फिर आपका टाटा है, फॉक्सकॉन है, ये सारे प्लेयर्स भी मतलब काफी एग्रेसिवली बिड कर रहे हैं, जो भी नए टेंडर्स वगैरह आ रहे हैं इनके क्लाइंट्स के। तो उसमें क्या हुआ है, डिक्सन ने मार्केट शेयर लूज किया है। पहले इस कंपनी के मार्केट शेयर होते थे 63-64% के ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, अब इनका मार्केट शेयर हो गया आई थिंक 50-54% के रेंज में। तो आपने मतलब ज्यादा कॉम्पिटिटर्स की वजह से अपना मार्केट शेयर भी लूज कर लिया, प्लस जो आपका सबसे बड़ा क्लाइंट था वो भी अब अपना वॉल्यूम डाइवर्सिफाई कर रहा है। हालांकि इस पे मैनेजमेंट ने कल कॉन कॉल में बोला कि जो हमारा क्लाइंट ने अपना वॉल्यूम शिफ्ट किया है, इसमें एक तरीके से हमारी भी ये स्ट्रेटेजी थी कि वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लें, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी उन पे बहुत बढ़ गई थी। तो हम भी चाहते थे कि हमारी जो कैपेसिटी है उसको हम थोड़ा सा एलोकेट करें दूसरे क्लाइंट्स
रेंज की तरफ, इसलिए मतलब हमारी भी ये स्ट्रेटेजी थी। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो रेवेन्यू पे तो उससे इंपैक्ट पड़ा ही है कंपनी का। फिर एक और रीजन इसमें क्या है कि इंडस्ट्री वाइड आप देखोगे ना, जो मोबाइल की इंडस्ट्री है इंडिया की, इसमें भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। लाइक इन्होंने कल ही कॉन कॉल में बताया कि Q3 में इंडिया का जो स्मार्टफोन का मार्केट है, इसमें वाई लेवल पे लगभग 7% का डी ग्रोथ देखने को मिला है। तो इंडस्ट्री में भी स्लो डाउन चल रहा है। प्लस एक दो और बड़े चैलेंज चल रहे हैं आपके रॉ मटेरियल को लेकर के। सो मोबाइल का जो BOM होता है ना, बिल ऑफ मटेरियल जिसको बोलते हैं, उसमें मेमोरी आपका अगर हम ये मिड रेंज मोबाइल की बात करें जो 15, 20, 25,000 के होते हैं, इसमें इसके बिल ऑफ मटेरियल में 15 से 25% का जो कॉस्ट है वो मेमोरी का होता है। और जब आप ये प्रीमियम रेंज के मोबाइल की बात करोगे तो उसमें 10 से 15% का कॉस्ट होता है। लास्ट कुछ टाइम में क्या हो रहा है, जो आपका ये AI का वेव चल रहा है, आपका डेटा सेंटर का वेव चल रहा है, तो वहां पे मेमोरी की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। एंड जितने भी ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे सैमसंग हो गया, माइक्रोन हो गया, इन्होंने अपनी कैपेसिटी ना शिफ्ट कर दी है उनकी तरफ, AI कंपनीज, डेटा सेंटर वाली कंपनीज की तरफ। तो जो आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, गैजेट बनाने वाली कंपनीज हैं, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, इन सबको मतलब डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी है। तो एक तो सप्लाई चेन का क्राइसिस आया था आपका कोविड के टाइम पे, लेकिन वो तो मतलब एक आपका वो क्या बोलते हैं उसको, पेंडेमिक आ गया था, उसकी वजह से था। अभी ये जो सप्लाई चेन क्राइसिस चल रहा है, ये सारे मैन्युफैक्चरर्स डेलिबरेटली अपनी कैपेसिटी को शिफ्ट कर चुके हैं AI कंपनीज और डेटा सेंटर कंपनीज की तरफ। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम चल रहा है। और हुआ क्या है, आपके वो जो ये मेमोरी वगैरह जो डलती है फोन में, इसके प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं ऑलरेडी। मतलब 20-30% तक का प्राइस बढ़ चुका है। प्लस एक्सपेक्टेड है कि जो आपका मिड 2026 है, ये मतलब अगले 2-3 महीने के अंदर और भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब जो आपके बड़े मोबाइल कंपनीज हैं, जैसे एप्पल हो गया या आपका सैमसंग हो गया, तो एक तो उनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, तो वो मतलब उनके पास में वो पावर है कि वो 1 साल 2 साल का ऑर्डर करके अपने पास में रख सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं इन्वेंट्री को। लेकिन जो आपके ये मिड रेंज कंपनीज हैं, मोटरोला टाइप या फिर शाओमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, डिक्सन मेनली इन्हीं के लिए फोन बनाता है। अब इनके फोन में, क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया 15 से 25% की कॉस्ट होती है मेमोरी की, और अभी उसके प्राइसेस क्योंकि बढ़ गए हैं, तो ओवरऑल मोबाइल के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। कई सारे जो रिटेलर्स हैं उनका कहना है कि कुछ ब्रांड्स ने अभी 4 से 15% तक का प्राइस बढ़ा दिया है, और 2026 के स्टार्टिंग के मंथ्स में एक्सपेक्टेड है कि कुछ ब्रांड्स 25 से 30% तक का प्राइस अपटेक लेंगे। तो ये सारी चीजों की वजह से ना कंपनी के मार्जिन पे भी प्रेशर है ऑफ कोर्स, और साथ में मतलब ओवरऑल जो ब्रांड्स हैं वो भी इतना ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करने में अभी देख नहीं रहे हैं। वो भी एक तरीके से वेट कर रहे हैं कि ये वाला टाइम थोड़ा सा चला जाए, प्राइसेस थोड़े से नॉर्मल हो जाए, फिर हम अपना नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं कंपनी के साथ में। इसके अलावा आप देखोगे तो वो जो आपके रुपी जो डेप्रिशिएट हुआ है आपका, उसकी वजह से भी जो बाकी कंपोनेंट्स कंपनी इंपोर्ट करती है बाहर से, उसके भी प्राइसेस बढ़ गए, उसकी वजह से भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल वॉल्यूम पे इंपैक्ट पड़ रहा है। प्लस कंपनी के आउटलुक को लेकर भी कंसर्न है। ये तो हो गया आपके करंट चैलेंजेस, लेकिन इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर में मतलब 1-2 साल पहले का अगर आप देखोगे तो इन्होंने स्ट्रेटेजिकली कुछ अच्छे डिसीजन भी लिए। क्योंकि ये जो PLI स्कीम जो चल रही है, जिसकी वजह से बोला जाता है डिक्सन का ये मेन ग्रोथ आया है पिछले कुछ सालों में, मोबाइल को लेकर के जो PLI स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है, ये आपकी FY26 में एंड हो जाएगी। तो वहां पे कंसर्न था कि एक बार जब ये स्कीम एंड हो जाएगी तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वैसे ही मार्जिन कम होते हैं, 3.2-3.3% के आपके मतलब मार्जिन बनते हैं। तो इसमें ना PLI स्कीम आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो PLI स्कीम इनके टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में 0.6% एडिशनल मार्जिन ऐड करता है। लेकिन जैसे ये PLI स्कीम आपकी एंड होगी तो वहां पे क्वेश्चन है कि कंपनी के मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी पे एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या किया था, जैसे अभी तक तो ये काफी सारी चीजें इंपोर्ट करते थे, अब कंपनी ने मतलब पिछले 1-2 सालों में कुछ चाइनीज प्लेयर्स के साथ में जॉइंट वेंचर इन्होंने बनाया, और इंडिया में इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्लान बनाया। जैसे डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का इनका प्लान है कि इंडिया में स्टार्ट करेंगे। फिर एक और चाइनीज कंपनी के साथ में इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है कैमरा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ डोमेस्टिकली। तो ये सारे डिसीजंस इन्होंने अच्छे लिए। इंडस्ट्री वाइड आप देखोगे हर कोई बुलिश है इनके इस स्टेप्स को लेकर के, क्योंकि आगे चल के आपकी एक तरीके से अच्छी पकड़ बन जाएगी, आपके मार्जिन बेटर हो जाएंगे, सप्लाई चेन पे आपका कंट्रोल अच्छा आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यहां पे आया है कि जो गवर्नमेंट से अप्रूवल आना था वो अभी तक नहीं आया है। अनाउंसमेंट तो इन्होंने बहुत टाइम का कर दिया है, लेकिन क्योंकि चाइनीज प्लेयर इसमें इन्वॉल्व है दोनों जॉइंट वेंचर में, तो गवर्नमेंट से अप्रूवल अभी तक नहीं आया है।
सेम जैसा हमने वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के केस में देखा है ना कि वो कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो एंटर कर रहे हैं एक चाइनीज प्लेयर के साथ, उनका भी जॉइंट वेंचर है, लेकिन उनका भी अप्रूवल आप देखोगे तो पिछला 1-1.5 साल हो गया बट अभी तक आया नहीं है। वही केस इस कंपनी के साथ में भी चल रहा है। तो उसको लेकर भी कंसर्न है कि आपने स्टेप तो ले दिया, अनाउंसमेंट तो कर दिया, जैसे इन्होंने कल कॉल में भी बताया कि हमने लैंड बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, मशीन इक्विपमेंट का ऑर्डर दे दिया है, तो उसका इंस्टॉलेशन भी अभी प्रोसेस में है। सो अपने लेवल पे मैनेजमेंट का बोलना है कि Q1 Q2 तक हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है, बट गवर्नमेंट के जो अप्रूवल है वो अभी तक पेंडिंग है। इसी में एक और पॉइंट ये भी है, जो आपका कैमरा मॉड्यूल जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है या फिर आपका डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की जो फैसिलिटी है, ये काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग चाहिए आपको, स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए जो अभी तक इंडिया में मतलब अवेलेबल नहीं है, इसीलिए कंपनी जॉइंट वेंचर कर रही है। तो उसको लेकर भी एक थोड़ा सा फियर है कि इसको कंपनी स्टार्ट तो कर देगी लेकिन क्या अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएगा। सेम जैसे वो केन्स जो एंटर कर रहा है ओसैट के अंदर, एचडीआई पीसीबी के अंदर, वो भी अभी तक इंडिया में कोई और नहीं कर रहा, तो उसको लेकर भी एक थोड़ा सा कंसर्न है कि एंटर कर रहे हैं बट नया सेगमेंट है, सही से होगा नहीं होगा। तो ये सारी चीजों को लेकर के ना काफी ज्यादा फियर है मार्केट में इनके बिजनेस को आउटलुक को, बिजनेस के आउटलुक को लेकर के। और मेन चैलेंज तो वही कि गवर्नमेंट से अप्रूवल अभी तक नहीं आया है। कल भी कॉल में इन्होंने बोला कि मतलब एग्जैक्ट डेट तो ऑफ कोर्स हम बता नहीं सकते, लेकिन इस चीज को लेकर के हम होपफुल है कि जो चीजें हमने प्लान करी है, जो आगे चल के हमको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है, वो हमारा हो जाएगा। वर्स्ट केस हम ये देख रहे हैं कि उसमें डिले हो सकता है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर का डिले हो सकता है, लेकिन इस चीज को लेकर के हम होपफुल है कि जो हमारे टारगेट्स हैं उसको हम अचीव कर लेंगे। इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस भी दिया था कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1 लाख करोड़ का इनका टारगेट इन्होंने बताया था रेवेन्यू का नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर, तो मतलब हो गया आपका 35 से 40% का कैगर। अभी कल कॉन कॉल में इन्होंने गाइडेंस को कट नहीं किया है, इनका कहना है वो गाइडेंस अभी भी इंटैक्ट है, बट वही हो सकता है कि अगर 3 इयर्स में वो पूरा ना हो तो 4 इयर्स में होगा या 5 इयर्स में होगा, डिले की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेस मतलब कोई परमानेंट हिट आया है बिजनेस के अंदर। तो ये सारे चैलेंजेस चल रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर। अब इसमें आप वो सबसे पहले तो मेमोरी वाला अगर हम बात करें कि उसकी क्या पॉसिबिलिटी लगती है, तो अभी तो अगला 1 से 2 साल तक लग रहा है कि ये आपका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, ये चैलेंजेस कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि भाई सैमसंग माइक्रोन को अगर आप देखोगे उन्होंने न्यू कैपेसिटी अपनी अनाउंस करी है, लेकिन वो लाइव आएगी अगले 1-1.5 साल का, तो उसमें टाइम लगेगा। तो 2026 कंपनी का ये चैलेंज बना रहेगा। वॉल्यूम ग्रोथ का हालांकि इन्होंने मोबाइल वाले बिजनेस में Q4 का में कहना है इनका Q3 से बेटर होगा, बट FY27 का अभी इन्होंने एग्जैक्ट गाइडेंस दिया नहीं है। कंजर्वेटिवली इन्होंने बोला है कि थोड़ा बहुत हमको ग्रोथ देखने को मिलेगा FY26 के कंपैरिजन में, बट ऑफकोर्स जो सिचुएशन अभी है उसमें उस तरीके का ग्रोथ तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कंपनी पहले के क्वार्टर्स में रिपोर्ट करती थी। तो ये सारे प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है कंपनी के साथ में। फिर इनका वो रेफ्रिजरेटर वाला बिजनेस और जो कंज्यूमर अप्लायंसेस वाला बिजनेस है उसका ग्रोथ भी इसलिए नेगेटिव हुआ क्योंकि आपके एनर्जी नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। सेम जो हमने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक ड्यूरेबल के उनके उसमें बिजनेसेस में ऑलरेडी डिस्कस किया ही है कि क्योंकि एनर्जी नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं तो जो आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अभी प्रेफर नहीं कर रहे ज्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप करने को, क्योंकि वहां पे रिस्क है कि एक बार रेटिंग चेंज हो तो जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनका डिमांड एकदम से शिफ्ट हो जाए जो न्यू रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स होंगे उसकी तरफ। तो उस रिस्क को देखते हुए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा इन्वेंट्री अभी बिल्ड नहीं कर रहे और इनका भी ज्यादा वो क्लीन अप नहीं हो पा रहा जो इन्वेंट्री ऑलरेडी इनके मतलब इन्होंने मैन्युफैक्चर करके रखी हुई है। तो ये सारे रिस्क चैलेंजेस चल रहे हैं कंपनी के साथ में। अब पॉइंट आता है यहां से आगे इसको किस तरीके से देखना चाहिए। तो एक तो मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि वैल्यूएशन जो इसका 120-150 होता था, अब आप देखोगे तो 44-45 हो गया। तो वैल्यूएशन तो मतलब पिछले 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन साथ में हमको ये भी समझना होगा कि बिजनेस के फंडामेंटल जो उस टाइम पे होते थे वो भी बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। मतलब आप देखो ना उस टाइम पे हमको हर एक क्वार्टर में दिखता था 90-100% का ग्रोथ, प्लस अगले आने वाले क्वार्टर्स के लिए या 1-2 साल के लिए हमको दिखता था मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है ऑर्डर बुक को लेकर के। हर एक क्वार्टर में हम सुनते थे किसी नए क्लाइंट को उन्होंने ऑनबोर्ड किया, किसी बड़े क्लाइंट ने इनको काफी बड़ा ऑर्डर कमिट किया, तो इस तरीके की चीजें थी। अभी क्या हो गया उसका बिल्कुल अपोजिट, मतलब जो करंट क्लाइंट्स हैं उनसे ही ज्यादा ऑर्डर नहीं मिल रहा, कंपनी का वॉल्यूम उस लेवल से ग्रो ही नहीं कर रहा, और जो इनके बाकी के सेगमेंट्स हैं उस पर भी काफी ज्यादा चैलेंज चल रहा है। प्लस जो फर्दर कैपेसिटी इन्होंने अनाउंस करी है उसका अप्रूवल होगा नहीं होगा, कितना डिले होगा, इन सारी चीजों को लेकर भी काफी अनसर्टेनिटी है। तो फंडामेंटल्स भी चेंज हुए हैं कंपनी के और उसके साथ में हमको ये वैल्यूएशन डी रेटिंग देखने को मिला है। अब यहां से मतलब पॉइंट ये आता है कि अगर मुझे डिक्सन को प्ले करना है तो मतलब मेरा जो रिस्क एपेटाइट है ना वो थोड़ा सा इसमें हाई होना चाहिए, क्योंकि एक तो हमें ये दिख रहा है कि ठीक है 44-45 का पी है, अब इससे नीचे क्या ही जाएगा, ईएमएस का वन ऑफ द सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल है और मीडियम टर्म में तो आगे चल के चीजें सब ठीक हो जाएंगी, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन वो मीडियम टर्म से पहले जो बीच का शॉर्ट टर्म है ना उसमें और भी ज्यादा बुरा हो सकता है इस कंपनी के लिए। मतलब हम टेक्निकली ये नहीं बोल सकते कि ये वर्स्ट है इस कंपनी का, चीजें इससे भी खराब हो सकती है। क्योंकि आप समझो अभी इन्होंने वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, मशीन वगैरह इक्विपमेंट वगैरह इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है।
आगे चल के जैसे आपका वो प्लांट वगैरह फैक्ट्री वगैरह रेडी हो जाएगी, लेकिन आप प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर पाओगे जितने टाइम तक, जब तक वो अप्रूवल नहीं आता गवर्नमेंट से, और उसमें जितना ज्यादा डिले होगा तो आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो तो बढ़ता जाएगा, तो आपके जो मार्जिन हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी ओवरऑल, उस पर और ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। तो मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये वर्स्ट है बिल्कुल डिक्सन का, हो सकता है आने वाले क्वार्टर में इससे भी ज्यादा खराब नंबर्स हमको देखने को मिले प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि अभी तो आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट नहीं हुआ ना, वो बढ़ना स्टार्ट होगा, आपके और जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ने स्टार्ट होंगे। तो अगर प्रोडक्शन जल्दी बढ़ना शुरू नहीं हुआ, यूटिलाइजेशन इनका इंप्रूव होना शुरू नहीं हुआ, उसमें जितना डिले होगा कंपनी के फाइनेंशियल्स पे उतना ज्यादा इंपैक्ट आता जाएगा। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट का अगर आप देखोगे तो उनका कहना है कि इनका वर्किंग कैपिटल जो नेगेटिव होता था इतने टाइम तक, आने वाले टाइम में वो 35-40 डेज तक जा सकता है, तो उसमें भी हमको थोड़ा सा वो डिटोरिएशन देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मीडियम टर्म का आउटलुक ऑफकोर्स मतलब समझ में आता है कि बिजनेस में कोई परमानेंट हिट नहीं है, आगे अच्छी चीजें कर रही हैं, सारी स्ट्रेटेजी इनकी ठीक है, लेकिन जो बीच का शॉर्ट टर्म है ना, उसमें चीजें और खराब हो सकती है इस कंपनी के लिए। तो अगर मुझे प्ले करना है, इस रिस्क को माइंड में रखते हुए करना है, और मतलब ऐसा कुछ वो फोमो में आके नहीं आना है कि मतलब बहुत लोएस्ट वैल्यूएशन हो गया तो एकदम से मैं घुस जाऊं, उस तरीके का नहीं। अगर प्ले करना भी है तो कॉशियस अप्रोच रख के, थोड़ा एलोकेशन रख के, और ये एक्सपेक्ट करते हुए कि आने वाले क्वार्टर्स में शायद नंबर्स और खराब हो, मार्केट थोड़ा सा और पनिश करे, एंड वहां पे माइट भी थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट हाँ, ऐसा कुछ फोमो ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन 44-45 है तो बहुत लुक्रेटिव इस तरीके की डील है। वेट एंड वॉच यहाँ पे थोड़ा सा बेटर अप्रोच रहेगा, और अगर मुझे प्ले करना भी है तो थोड़ा एलोकेशन, कम एलोकेशन के साथ में। बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।